हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करेंगे वैल्यू एडिशन कोर्स के बारे में, जो कि हमारे कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है तो ये वाला यूनिट पढ़ सकते हैं, मतलब बुक पढ़ सकते हैं। और इसमें 3 यूनिट्स हैं। आओ फटाफट देखिए। यूनिट नंबर 1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, फेडरल रिपब्लिक क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है और सोशलिज्म। फिर यूनिट नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जस्टिस लिबर्टी क्या होती है। और यूनिट नंबर 3 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें काफी सारी चीजें, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है और काफी सारी कंट्रीज से कंपेयर भी कर रखा है। तो आपको सिर्फ अपनी कंट्री का मेन मेन जो जो मेन मेन है, बस मैं वही पढ़ाऊंगी, आप वही वही मेन पढ़ सकते हैं। और यूनिट नंबर 1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन है, जो कि हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आप लोगों को पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारे रूल्स रेगुलेशंस बताए गए, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन, जिसके अंदर काफी सारी चीजें बताई गई हैं। आपको बस मेन ये वाली लाइन याद रखनी है, जो मेन है, जो इनफोर्स में कब आया था। तो देखो, ये काफी हमारा लेंथीएस्ट था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी समय लगा। और इसके अंदर जो है ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और केम फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं आपको यहीं पे सारा समझा दूंगी। और इसी फीचर को नीचे फर्दर एक्सप्लेन कर रखा है अलग अलग टर्म को, तो मैं आप लोगों को पहले ही यहीं पे सारी सारी टर्म क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल जो होता है बेसिकली आप ये समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है, ठीक है, जो कि आपको फर्स्ट पेज पे भी दिखाई देता है। अच्छा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialistic, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। यानी कि ये वर्ड सारे हम लोग पढ़ेंगे एक एक कर करके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कुछ वर्ड्स का मीनिंग कि ये होता क्या है। तो आपको ये समझना है सोशलिस्टिक क्या है और सेकुलर क्या है। देखो, पहले सेकुलर का मतलब बता देती हूँ। सेकुलर क्या होता है, ऐसा स्टेट जहाँ पे इक्वल, मतलब सबको बराबरी का अधिकार होता है, तो वो सेकुलर है। और जो सोशलिस्टिक होता है, वो नाम से क्लियर है, सोशलिस्टिक में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं नेशनलाइज किया जाता है, वेल्थ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, तो वो हमारा सोशलिस्टिक में आता है। ओके, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। डेमोक्रेटिव आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, रिपब्लिक आपने पढ़ रखा है। तो यही है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और बहुत सारी कंट्रीज के बारे में बता रखा है कि जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इन सब के भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे इंडिया का है, ये आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं लाइंस, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स हैं। और ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं। और ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, जिसका जो कि आप इसको लिख सकते हो। ये कितने पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं 395 आर्टिकल है, जिसमें 22 पार्ट्स में बटा हुआ है, 9 शेड्यूल्स है उसके, ठीक है। तो वैसे तो और भी कंट्रीज के बारे में बताया गया, और आपको ये भी पता होगा 1947 में क्या हुआ था, या उससे पहले क्या था, ब्रिटिशर्स का राज था, फिर हमें आजादी मिली, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये सारी हिस्ट्री आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो आप वो भी इसमें ऐड ऑन करके लिख सकते हैं मैटर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो आप आराम से कर सकते हैं। और हमें हमें ये भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहीं ना कहीं हमने उसमें हमारे रूल्स रेगुलेशन, एक नागरिक का कैसे पता चलता है कि एक नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं उसके क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको आजादी है, कौन कौन से राइट्स है, ये सब देखेंगे। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही वो इतना कठोर है, ना ही इतना लचीला है, मतलब रिजिडिटी भी नहीं है, इतना रिजिड भी नहीं है, ना ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि कोई भी रूल्स जो रेगुलेशन है वो जल्दी से चेंज हो जाए या फिर बहुत मुश्किल हो। ये सारे रिटर्न प्रोसीजर तो है, आप लोगों को पता ही है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, फंडामेंटल राइट्स समझ लेते हैं। इक्वल राइट्स होते हैं कि हर एक इंसान को क्या क्या राइट्स हो सकता है, जैसे राइट टू एजुकेशन, उसको पढ़ने का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, या फिर राइट टू फ्रीडम है कि कहीं भी वो आ जा सकता है ना, अपने देश के अंदर अंदर, ठीक है ना। ये नहीं है कि दूसरे देश की बात कर रही हूँ। अगर राइट टू फ्रीडम है, मतलब देश के अंदर अंदर भी वो कहीं भी आ जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी धर्म को अपना सकता है ना। फ्रीडम टू मतलब लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, ऐसा नहीं है कि उसको जोर डाला जाए कि तुम सिर्फ हिंदू धर्म को ही जो है मानो और किसी को ना मानो। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, ये समझ लो आप। इसके में अंदर क्या बताया गया है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि मान लो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा क्या है, ये जो डीपीएसपी शॉर्ट में बता रही हूँ। और इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो कोई एसटी है, शेड्यूल कास्ट है, या एसटी या एससी वगैरह जितने भी लोग होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अगर उनके लिए कोई रूल बनाना है या उनको कुछ ज्यादा महानता देनी है तो वो दे सकते हैं इसके अंदर, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों को मैं पढ़कर बता रही हूँ। यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी अपॉइंटेड अ कमेटी अंडर अ चेयरमैनशिप ऑफ
स्वर्ण सिंह दैट सबमिटेड इन रिपोर्ट। ये सारे पॉइंट्स, वैसे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन आप फंडामेंटल ड्यूटीज जो मेन मेन है वो आप लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लो नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग की जो है रिस्पेक्ट करना, ये सारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये कोई बार बार थोड़ी ना आपको बताएगा कि हाँ इसकी रिस्पेक्ट करो, देखो ये लाइन में लिखा भी है यहाँ पे, ये ऊपर वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट्स दिए गए हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को, एंड फॉरेस्ट आर सम ऑब्लिगेशन आर टू ऑब्जर्व बाय ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि भाई जो कंट्री के अंदर सिटीजन रह रहे हैं उनको ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। जो 42 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 96 के अंदर आर्टिकल 51 के अंदर बताई गई चीज है ना। अच्छा, उसके बाद आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता क्या है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, महात्मा गांधी द फादर ऑफ इंडिया हैज ड्रीम ऑफ एम्पावरिंग द रूरल इंडिया थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। यानी सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में काफी सारी चीजें यहाँ पे हमें बताई गई हैं कि जो पार्टिसिपेशन होता है इंसान का वो कितना ज्यादा जरूरी होता है ना। उसका एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, और साथ में लार्जेस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। और भी सारे पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं। फेडरल रिपब्लिक क्या होता है, फेडरल रिपब्लिक के बारे में जानते हैं। तो इसमें अदर सारी कंट्रीज के बारे में भी एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। रूल ऑफ लॉ नाम से ही समझते हो आप लोग, रेफर्स टू द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड ओवर एनी अदर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी इन अ कंट्री। तो आप अगर इतना बड़ा याद नहीं कर सकते तो बस इतना समझ लो कि कंट्री में जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी इन अ कंट्री, वही क्या है, रूल ऑफ लॉ है। कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर हो गया तो वो बोले कि नहीं मैं तो कुछ मानता ही नहीं हूँ, ये सब चीजें है ना। तो वो सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं उस पर अप्लाई एप्लीकेबल होते हैं, हाँ। अच्छा, उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर। पावर का सेपरेशन, जैसे सेपरेशन ऑफ फंक्शन इज प्रैक्टिसाइज रेदर देन द सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, अनलाइक जैसे यूएस हो गया। द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर इज नॉट, जैसे जुडिशरी हैज अथॉरिटी टू ओवरटर्न एनी अनलॉफुल that our legislature passed thanks to a system to check and balance that has been put in the place। जैसे पावर का सेपरेशन करना, पावर्स को बांट देना, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। और उसके बाद आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, एक बार वो देख लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद एक पॉइंट आता है सोवेरेनिटी। इसमें क्या होता है, इसका मतलब एक बार जान लेते हैं कि ये हमें, ये वर्ड जो है वो बेसिकली हमें क्या बताना चाहता है। तो इंडियन सोवेरेन इन द सेंस द पावर रेस्ट विद द पीपल एंड दे आर सुप्रीम इवन थ्रो कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट पुट टू वोट। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब हुए थे 1951 और 52 में, तो पीपल डिड नॉट रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उस टाइम पे इन्होंने रिजेक्ट नहीं करा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, एंड वोटेड फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। और किसको वोट किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ये तो आपने पहले, जिन्होंने मतलब काफी ज्यादा डिटेल में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है, तो ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे पढ़ी हुई होंगी। सोशलिज्म मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर करवा दिया है इस वर्ड का मतलब। और डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी तो बहुत, ये भी एक चैप्टर हुआ करता था आप लोगों के क्लास 9 में, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। इन अदर वर्ड्स आपको इतना याद रखना है, पीपल हैव अ शेयर इन अ पॉलिटिकल पावर विद द एक्साइज थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय देम। मतलब वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, तो हमारा क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर आता है मतलब, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होता है जिसके अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है, भाई 18 साल से ऊपर के लोग जो होते हैं उनको जो है चुनने का अधिकार है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जो भी वोटिंग वगैरह होती है वो सब लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि ये मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा मेन मेन है इसमें जो भी, कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर हो गए राज्यसभा के। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन इलेक्शन ऑफ लोकसभा। ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ के, लोकसभा राज्यसभा क्या होता है। सेकुलरिज्म जो होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका मतलब बता दिया है। और एक पॉइंट रह गया हम लोगों का, बाकी फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये हम समझ लेते हैं, सर्व धर्म समाभव जो होता है, ये होता क्या है। तो इसके अंदर हम लोगों को देखो, जो मेन लीडर थे वो थे इसके महात्मा गांधी जी, ठीक है। मतलब ऑल रिलीजन को जो है कहीं ना कहीं राइट है, वो ये समझाना चाहते हैं इस पॉइंट के अंदर कि जो हमारे गॉड है, ऑल गॉड आर सेम। मतलब ये नहीं है कि जो गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो वो कुछ अलग बोले कि नहीं उनका भगवान बड़ा है, या जो अल्लाह को मान रहे हैं वो बड़ा है या उनसे छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब सारे गॉड जो है वो बराबर है तो एक ही चीज, बस वो हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग उन चीजों को मान रहे हैं। वही सारी चीज यहाँ पे देखो, एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे पॉइंट डाल सकते हैं। हिंदू, इस्लाम हो गया, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो यही था पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। तो मैंने पूरा आपको यूनिट 1 करा दिया। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है, एक बार मैं देख लेती हूँ अगर कोई टर्म रह तो नहीं गई है।
मैंने आप लोगों को, हाँ, सोशलिज्म एक मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैंने शायद आपको बता दिया था, बट फिर भी अगर रह गया तो आप सुन लीजिए। सोशलिज्म में क्या होता है कि इन इक्वालिटी को खत्म करना होता है, उससे हमारा क्या होता है, समाज की डेवलपमेंट होती है, तो इसीलिए सोशलिज्म वर्ड यूज किया गया है। तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होने ही चाहिए। तो आओ फटाफट यूनिट नंबर 2 पे मूव करें। हाँ, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, जो कि जस्टिस के बारे में बताता है। देखो जस्टिस होता क्या है, एक तरीके से जस्टिस का पहले एक डिफाइन समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ से, हाँ, इंडियन सोशल कल्चरल वैल्यूज हैज बीन इंक्लूडेड, हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे सोशल कल्चरल वैल्यूज जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। विच वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कीपिंग इन माइंड द हेरिटेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये सारे वर्ड्स वैसे हम लोगों ने पढ़े हैं, बट अलग अलग मीनिंग करके इसको समझेंगे। जो जस्टिस है वो कहीं ना कहीं हमारे को क्या बताने की कोशिश करता है कि जो भी हम डिजर्व कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, जस्टिस है। ठीक है, कि हाँ भाई हमारी हित में है ये चीज, या हम चीज उसके बारे में, हम ये चीज हमारे लिए ही है। ठीक है, तो वो चीज हमारी जस्टिस कहलाती है। जैसे मान लो ये हो गया, कास्ट है, कोई कलर है, उसके उसके लिए कोई भेदभाव ना करे। ठीक है, तो पहले तो आप अपने जो जनरेशन, मतलब ये तो अभी आज की जनरेशन तो बहुत कम इतना मानती है इन सब चीजों को, मतलब वो तो चलता है उनका खाना पीना घूमना फिरना, लेकिन पहले तो बहुत होता था इन सब चीजों को लेके। ठीक है, प्रियम्बल वही फिर से आ गया, ये आपके फंडामेंटल राइट्स एक बार समझ लीजिए। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 टू 18 के बीच में, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 टू 22 क्या है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एजुकेशन राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। ये आपको मेन में मैं जरा बता देती हूँ यहीं पे, ताकि आप लोग इसको फिर से एक्सप्लेन आराम से कर पाए। तो राइट टू इक्वालिटी है, मतलब बराबरी का अधिकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, उसको इज्जत मिल रही है, गरीब को कुछ समझ ही नहीं रहे, वो बोल रहे हैं वोट डालो मत तुम, ये सब है। राइट टू फ्रीडम है, उसको पूरी आजादी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, अगर उसको कोई भी चीज एक्सप्लोर करनी है, एक्सप्लोटेशन हो रही है, तो उसके खिलाफ भी वो लड़ सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन धर्म वो फॉलो कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट है, वो कोई भी पढ़ाई कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो इतनी भी रेमेडीज है उसके लिए भी उसको पास राइट है, आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग। ह्यूमन राइट्स वगैरह आगे हम लोग देख लेंगे, और भी इसमें बहुत सारे बिल कब पास हुआ था, ये इतना सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो फिर आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने पड़ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं। हाँ, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो देखो फिर से जस्टिस का आपका मीनिंग आ गया। वैसे तो मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, वही सारे पॉइंट्स ही हैं, उसको फर्दर डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं क्या क्या मेन इसमें दिया हुआ है। हम्म, तो मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। हाँ, तो देखो सबसे पहला आता है जस्टिस। जस्टिस क्या है, हैज बीन यूज 3 टाइम्स इन अ प्रीएमएल टू गारंटी इन द टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब 3 बार ये वर्ड के साथ जस्टिस लगाया गया था, और तीनों का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड करता है चैप्टर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें बोला जाता है सोशल बैरियर्स बेस्ड ऑन कास्ट हो गया, क्लास हो गया, कलर हो गया, किसी का कोई कोई काला है तो उसके लिए भेदभाव हो रहा है, सेक्स के लिए, रिलीजन के लिए, या अदर कोई फैक्टर है, तो वो सारे किसमें जस्ट ये जस्टिस को बताते हैं कि हमें कोई भेदभाव नहीं करना इन सब में। तो वो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको मैं सोशल, पॉलिटिकल और लास्ट हमारा इकोनॉमिक है। ठीक है, तो ये तीनों का एक बार हम मतलब जान लेते हैं, तो हमें इजिली क्लियर हो जाएगा। देखो सोशल मतलब बता देती हूँ। सोशल में क्या होता है, कास्ट, कलर और डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब जेंडर को लेके, तो वो हमारा सोशल है। ठीक है, तो वो आपको सोशल से याद रखना है। और उसके बाद आता है हम लोगों का पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में क्या होता है, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर किसी को। तो वो कहीं भी, जैसे कोई भी मेन अगर कोई गवर्नमेंट के ऑफिस जाना चाहता है या कहीं भी जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो वो हमारा पॉलिटिकल है, नाम से भी क्लियर है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सोशल मैंने आपको बता ही दिया। इकोनॉमिक क्या होता है, तो देखो इकोनॉमिक में बेसिकली वो सारी चीजें आ जाती हैं इकोनॉमिक के अंदर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है ना, मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी का स्टेटस कम है तो उसको कुछ समझ नहीं रहे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसी के अंदर मैंने आपको बता दिए, इसको आप बना करके भी इजिली लिख सकते हैं। फिर आता है लिबर्टी। क्या होती है लिबर्टी, एक बेसिकली फ्रीडम को दर्शाता है, आजादी को दर्शाता है आप लोगों की। ठीक है, आपको हर एक चीज जानने का अधिकार रहता है। आर्टिकल नंबर 19 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सिटीजन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपके पास अधिकार है
आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक्सप्रेशन से भी काफी सारी चीजें पता लगती है। जिन्होंने अभी इंग्लिश पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ वाला, तो काफी सारे पॉइंट्स उसमें भी पढ़े थे। तो इसमें तो काफी सारे आर्टिकल्स है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी और भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। राइट टू स्पीक आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि पर्सनालिटी जो होती है इंसान की वो बताता है। आप किसी भी धर्म को मान रहे हो, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। फिर आता है इक्वालिटी, क्या होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या है इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, क्या है सबके लिए बराबर लॉज बनाए गए हैं। ये नहीं है कि हाँ जी जिसका कलर जो है वो मतलब कोई काला है तो उसके लिए जो कानून है वो बहुत सख्त है, या फिर जो गोरा है उसके लिए जो कानून है वो बहुत इतना सख्त नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है ना, सबके लिए इक्वालिटी बराबर दी गई है। तो इक्वल ट्रीट किया जाएगा, लॉ की नज़र में सब लोग बराबर है, हर किसी पे अप्लाई होगा, गवर्नमेंट सब पे अप्लाई करती है, ऐसा नहीं है। वही सारे पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या रहेंगे आप लोगों का, इसके बाद है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद आता है आपका फेटर्निटी, ठीक है, डिग्निटी, यूनिटी, ये होता क्या है, ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। जैसे कि मान लो इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मानो कि दिस कैन बी अकम्प्लिश थ्रू अपहोल्डिंग पीपल डिग्निटी एंड इनकरेजिंग अ स्प्लिट ऑफ फेटर्निटी टू क्रिएट अ नेशनल यूनिटी इन कंट्री, यानी कि एकता, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, यूनिटी बनी हुई होनी चाहिए, सब एकजुट होके काम कर रहे हैं, एकजुट होके बात कर रहे हैं। डिग्निटी, यूनिटी, ये सारे ना हमारे कहीं ना कहीं इक्वल पार्टिसिपेशन को दर्शाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हो गया, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट टू इज कन्फर्ड द राइट टू सिटीजन टू मूव सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, जैसा आप लोगों ने गुड्स वाला चैप्टर पढ़ा था कि हाँ भाई इतने गुड्स तक का अगर कोई सामान खरीद रहा है, तो अगर उसके साथ धोखाधड़ी होती है तो वो कोर्ट जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके आप एड ऑन कर सकते हो। तो आपके पूरे इसके अंदर यही सारे टॉपिक्स थे जो मैंने पूरे यूनिट नंबर 2 में कवर करवा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। तो आता है यूनिट नंबर 3 जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज का है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके इंट्रोडक्शन क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंसिडेंट इंडियन नोशंस ऑफ द राइटनेस, ये पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ आता है आप लोगों का मेन मेन आपको कराना है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट, मैं जरा मेन पेज पे आ जाऊं जरा। इंट्रोडक्शन से भी कर सकते हैं हम लोग स्टार्ट। हम्म, तो राइट एंड ड्यूटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ह्यूमन लाइफ, हमारे ह्यूमन लाइफ में राइट्स और ड्यूटी जो है वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें राइट मिल गए और हमारी ड्यूटी कुछ नहीं बनती, तो ऐसा कभी नहीं होता, है ना। तो इंसिडेंट इंडियन रिलीजन एंड कल्चर मोर एम्बेरसेस was placed in duties because it believed that if you are followed your duty you would automatically get your rights। अगर आप लोग कोई अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी ऑटोमेटिकली पता लगता है कि राइट्स क्या है ना, और राइट पता चले तो ड्यूटीज क्या है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर एक इंसान को पता होनी ही चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंसिडेंट इंडियन नेशंस के बारे में, नोशंस के बारे में बताया गया है, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें बताया गया है जैसे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है, डांडा प्लेज एन माइनर पार्ट, वी शुड अपहोल्ड द धर्मा। जैसा धर्म होता है तो धर्म जो है वो क्या है, बेसिकली इसके वर्ड का मतलब समझ लेते हैं तो हमें काफी सारी चीज समझ आ जाएंगी। जैसे हिंदी में धर्म बोलते हैं तो हम धर्म हमें क्या समझाता है कि ये हिंदू सिख ये क्या नहीं, धर्म हमें एक्चुअली में ये बता रहा है कि जो हमारे जितने भी पर्सन्स हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो इंसान है, ठीक है, वो किसको फॉलो कर रहा है, मतलब वो अगर गॉड को मान रहा है तो वो क्या है, उसका एक धर्म है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बताए गए हैं, अलग अलग बात बताई गई है। जैसे इसमें भगवत गीता का एग्जाम्पल दिया गया है, महाभारत का दिया गया है, प्रोवाइड थ्रू एक्सप्लेनेशन द आइडियाज ऑफ राजा धर्मा was opposed to dharma practices by common people according to buddhists the state principal duty is uphold social order। तो मतलब हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेन मेन लाइन की तो आपको वही बता रही हूँ मैं। ड्यूटी कॉन्सिग्यूनेस है तो इन करंट सिचुएशन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली
पूरे संसार में अगर देखें, मॉन एम्बेरेसेस इन बीइंग प्लेस्ड आर ड्यूटीज रेदर देन राइट बिकॉज इट बिलीव दैट पीपल डू नॉट फॉलो द ड्यूटीज कम्प्लीटली। हमें पता है कि हम तो अपनी ड्यूटी कम्प्लीटली निभा ही नहीं पाते। अब आप कहीं का भी एग्जाम्पल देख लो, हमें पता होता है कई बार कि हमारी ये ड्यूटी है, लेकिन फिर भी हम उस चीज से भाग जाते हैं, है ना। उस चीज को लगता है कि नहीं छोड़ो, इससे कोई फायदा नहीं है, छोड़ो कोई नहीं देख रहा, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई है ऑफ रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ की रिस्पेक्ट में आते हैं हम लोग, तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। जैसे रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ हो गया, हमें लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेशन की जैसे यहाँ बताया गया है, और यूनिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। डिफेंस ऑफ द कंट्री हो गया। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिलिट्री सर्विसेज अगर हमें रिक्वायर्ड है तो वो पूरी तैनात रहती है उस टाइम पर, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ये नहीं है कि हाँ भाई हमारे काम की नहीं है तो फोड़ो इसको। जैसे कि आप इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स का एग्जांपल्स ले सकते हैं। रिकमेंडेशन वर मेड रिगार्डिंग ड्यूटीज बेस्ड ऑन लॉ सच एज पेइंग टैक्सेस को पे करना, ये नहीं है कि हाँ ठीक है धड़ाधड़ टैक्स बचाई जा रहे हैं, ठीक है, वो भी कोई फायदा नहीं है उस चीज का भी। तो ये सारे पॉइंट्स है। लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, जुडिशियल अप्रोच क्या है इसकी। तो इसमें हमें मेन पढ़ना है कंपोजिट कल्चर को, आप पढ़ सकते हो आर्टिकल 51A, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर विच आर ग्रेट यूनिफाइड फोर्स द डिफरेंट पीपल ऑफ द वास्ट कंट्री। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, जो इतना सारा तो जरूरत है नहीं आपको, पर आपको मेन मेन बस ये इस पूरे यहाँ पे आप ये बना के लिख सकते हैं कि जो हमारी ड्यूटीज है, जो हमारा कर्तव्य है, वो मतलब हमें कहीं ना कहीं उसको मानना चाहिए, उसको उससे हम भाग नहीं सकते, है ना। अब जैसे कि नेशनल फ्लैग का ही आप एग्जांपल ले लो, मतलब अ, हमारा जो देश का झंडा है उसकी हम इज्जत ही नहीं कर रहे, उसको पैरों में आ रहा है, गिर रहा है, हाँ ठीक है। तो वो बस ये बताया गया कि पहले ये सब चीजें अगर होती थी तो हमें कोई भी कोर्ट नहीं ले जा सकता था, लेकिन अभी के जो, अगर हम अभी रिसेंटली की बात करें, तो अब ये राइट्स बना दिए गए हैं कि अगर हम कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो होती है हमारी, या कोई सिविल राइट की प्रोटेक्शन होती है, ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो उसमें अगर हम कुछ भी ऐसा गलत करते हैं तो हम पनिशेबल होंगे उस चीज के लिए, ठीक है। तो यही सारा था इस पूरे के अंदर, बाकी आप रीड ऑन इसको पढ़ सकते हो। बाकी यही था पूरे के पूरे यूनिट के अंदर, तो मैंने आपको पूरा का पूरा करवा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हो, बट मैंने आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में ही कराया। अगर मैं लाइन टू लाइन कराऊंगी तो बहुत ज्यादा आप लोगों को मतलब बोरिंग लगेगा, और इतना ज्यादा आएगा भी नहीं, और इतना ज्यादा याद भी नहीं रहेगा। तो वो लाइंस बोली हैं मैंने आपको समझाने के लिए, वो एग्जांपल्स यूज किए हैं ताकि आप लोग वो भी लिख के अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।